नमस्कार, बिहार न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें इस हफ्ते की हेडलाइन। बिहार को मिली रैपिड रेल की सौगात। पटना से जुड़ेंगे 4 बड़े शहर। मकसद है तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित करना। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जारी। आकांक्षी जिलों में पूर्णिया देश में नंबर 1, बेगूसराय आया शिक्षा के श्रेणी में दूसरे स्थान पर। और जलकुंभी बनी रोजगार का नया माध्यम। बिहार में शुरू होगी शिल्प विकास परियोजना। मकसद है जलकुंभी प्रबंधन के साथ ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाना। आइए खबरों की शुरुआत करें। बिहार सरकार ने राज्य में परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में 4 रैपिड रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यह बिहार में आधुनिक क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था की दिशा में पहला बड़ा कदम है। दरअसल इस कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के निर्माण के लिए ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट AAR तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार करने की मंजूरी भी दी गई है। इसके तहत पटना से मुजफ्फरपुर, पटना से बेगूसराय, पटना से आरा और पटना से गया जी, इन 4 रूटों पर रैपिड रेल चलेगी। यानी पटना अब उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं में एक साथ रैपिड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। मकसद है पटना और उत्तर बिहार के प्रमुख शहरों के बीच तेज, सुरक्षित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन सुविधा विकसित करना। अब समझिए यह किस मॉडल पर आधारित है और कैसे काम करेगा। दरअसल देश की पहली RRTS परियोजना दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर पर संचालित है, जिसे नमो भारत कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC संचालित करता है। बिहार भी इसी NCRTC नमो भारत मॉडल को अपना रहा है। यह मॉडल मेट्रो से अलग है। मेट्रो एक शहर के भीतर कम दूरी और ज्यादा स्टॉपेज पर चलती है, जबकि RRTS बड़े शहरों के बीच लंबी दूरी, कम स्टॉपेज और ज्यादा रफ्तार पर चलती है। ऐसी परिवहन परियोजनाएं हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करती हैं। जैसे बिहार में पटना एक हब की तरह काम करेगा और यहां से 4 स्पोक यानी शाखाएं निकलकर मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया जी को जोड़ेंगी। आपको बता दें कि यह स्वीकृति बिहार वित्त संशोधित नियमावली 2024 के नियम 131 के तहत दी गई है और इस काम के लिए नामांकन के आधार पर सीधे NCRTC को नामित किया गया है। यह कॉरिडोर बिहार के परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने के साथ राज्य के सतत शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 11 और विकसित बिहार के लक्ष्य से जोड़कर देखा जा सकता है। इधर बिहार कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत भी अधिकृत किया जाएगा। इसका मकसद है नई योजना का सामाजिक अंकेक्षण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। आपको बता दें कि यह सोसाइटी मनरेगा के तहत पहले से गठित थी। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब होता है सोशल ऑडिट। मान लीजिए सरकार ने किसी गांव में सड़क बनाने या तालाब की मरम्मत के लिए पैसे दिए। अब सिर्फ सरकारी अधिकारी ही ये नहीं देखेंगे कि काम सही हुआ है या नहीं, बल्कि उस गांव के लोग भी सवाल पूछ सकते हैं और ये जांच सकते हैं कि जितना पैसा खर्च दिखाया गया उतना काम वास्तव में हुआ या नहीं हुआ। दरअसल सोशल ऑडिट की जड़ें संविधान में भी मिलती हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 से जुड़े अनुच्छेद 243G के तहत ग्राम सभा को स्थानीय योजनाओं की निगरानी की शक्ति दी गई है। वहीं 11वीं अनुसूची में ग्रामीण विकास जैसे विषय पंचायतों को सौंपे गए। इसके अलावा अनुच्छेद 41 राज्य को रोजगार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह आर्टिकल मनरेगा जैसी योजनाओं का वैचारिक आधार माना जाता है। इसके अलावा मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17 ग्राम सभा को सोशल ऑडिट करने का सीधा कानूनी अधिकार देती है। यही व्यवस्था सरकारी कामों में भ्रष्टाचार को पकड़ने का एक अहम जरिया बनी। लेकिन अब चूंकि ये एक नया कानून है, इसलिए मनरेगा के तहत चल रही सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट की पुरानी व्यवस्था अपने आप इसमें लागू नहीं होगी। इसी वजह से कैबिनेट ने फैसला किया कि मौजूदा सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को नए कानून में भी आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाए, ताकि योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। दोस्तों, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 सालों यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक विस्तारित करने की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट को भी प्रशासनिक स्वीकृति दी है। अब समझिए क्या है यह योजना और किसे मिलता है लाभ।
दरअसल यह योजना 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। इसके तहत 20 से 25 साल की आयु वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलता है जो आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ 12वीं पास युवाओं के लिए ही थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर स्नातक कर चुके बेरोजगार युवाओं तक भी फैल गया है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार तलाशने के दौरान आर्थिक मदद के रूप में 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, लेकिन यह अधिकतम 2 सालों तक मिलता है, यानी कुल 24,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। हालांकि भत्ते के साथ साथ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। यह बिहार सरकार के कुशल युवा प्रोग्राम KYP के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि यह 7 निश्चय योजना के तहत युवा सशक्तिकरण की सिर्फ एक कड़ी है। राज्य में अन्य योजनाएं भी हैं जो युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा आदि में सहायता देती हैं, जैसे मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत BPSC की संयुक्त प्रतियोगिता में प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए और UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान भी है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल जनवरी से मार्च 2026 तिमाही डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में पूर्णिया जिला ओवरऑल प्रदर्शन में पहले स्थान पर रहा। साथ ही कृषि और जल संसाधन श्रेणी में भी पूर्णिया ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं बेगूसराय ने शिक्षा कैटेगरी में देश भर में दूसरा स्थान पाकर बिहार के लिए एक और उपलब्धि को जोड़ा है। चलिए समझते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है। देखिए, इसकी शुरुआत नीति आयोग ने 2018 में चैंपियंस ऑफ चेंज की अवधारणा के साथ की थी। इसका लक्ष्य है देश के अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में तेज और सतत सुधार सुनिश्चित करना। इसके लिए 5 प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। ये हैं स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना। इन 5 पैरामीटर में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को 30-30%, कृषि जल संसाधन को 20% और वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को 10-10% वेटेज दिया जाता है। आपको बता दें कि डेल्टा रैंकिंग का मतलब होता है किसी जिले में समय के साथ हुए सुधार यानी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस के आधार पर रैंकिंग देना, न कि सिर्फ मौजूदा स्थिति के आधार पर। यानी ये बताता है कि जिले ने कितनी तेजी से विकास किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लंबे समय से बिहार के कई जिले इसी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सूची में शामिल रहे, यानी इन्हें अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता रहा है। ऐसे में पूर्णिया का देश में नंबर 1 पर आना और बेगूसराय का शिक्षा में दूसरे स्थान पर पहुंचना दिखाता है कि टारगेटेड इंटरवेंशन से पिछड़े जिले भी राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी प्रदर्शन कर सकते हैं। आपदा को अवसर में बदलना हो तो बिहार सरकार से सीखना चाहिए। जिस जलकुंभी को हम अक्सर तालाबों और नदियों के लिए एक बड़ी समस्या मानते हैं, वही अब बिहार में रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बनने जा रही है। दरअसल बिहार सरकार के उद्योग विभाग और उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम यानी NEDFI के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ। यह MOU जलकुंभी शिल्प विकास परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किया गया। यह पहल भारत सरकार के रैम्प यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। जलकुंभी एक ऐसी जलीय खरपतवार है जो तालाबों, झीलों और नदियों में तेजी से फैलकर जल प्रवाह को बाधित करती है, पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम करती है और जलीय जीवों के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अब इसी पर्यावरणीय चुनौती को आर्थिक अवसर में बदला जा रहा है। इस परियोजना के तहत जलाशयों से निकाली गई जलकुंभी को सुखाकर उसके रेशों से हैंडबैग, टोकरी, मैट, फाइल फोल्डर, इको फ्रेंडली कागज, होम डेकोर आइटम और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल उत्पाद तैयार किए जाएंगे। परियोजना का उद्देश्य केवल उत्पाद बनाना नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को भी इस शिल्प का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए आधुनिक डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केट लिंकेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आवश्यक मशीनों और संसाधनों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC भी स्थापित किए जाएंगे। परियोजना के पहले चरण में सहरसा और वैशाली जिलों का चयन किया गया। यहाँ लगभग 200 कारीगरों को प्रशिक्षण देकर इस पहल से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में भागलपुर के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर
अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही इसके निर्माण के लिए लगभग 1425.11 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को भी स्वीकृति दी गई। सबसे पहले समझते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा हवाई अड्डा होता है जिसे पूरी तरह नई और खाली जमीन पर शुरू से विकसित किया जाता है। जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसे हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, जबकि किसी पुराने हवाई अड्डे को विस्तार करना या आधुनिकीकरण कर ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट ये कहलाता है। अब सवाल है कि इस एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम ही क्यों रखा गया। दरअसल यह हवाई अड्डा भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के नजदीक विकसित किया जा रहा है। यहाँ गंगा नदी के तट पर विशाल ग्रेनाइट चट्टान पर स्थित प्राचीन अजगैबीनाथ शिव मंदिर है। इस स्थान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी होकर बहती है। पौराणिक मान्यता है कि गंगा के तेज वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। यहीं से प्रत्येक वर्ष सावन महीने में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए झारखंड के देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ धाम जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। वर्ष 1853 में रेलवे निर्माण के दौरान यहाँ से भगवान बुद्ध की एक विशाल कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे सुल्तानगंज बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यह घटना इस क्षेत्र के प्राचीन बौद्ध संबंधों का प्रमाण मानी जाती है। बहरहाल सरकार का मानना है कि यह नया हवाई अड्डा केवल धार्मिक पर्यटन को ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क उद्योग, व्यापार, निवेश और पूर्वी बिहार की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगा। दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने अब बिहार के एक परिवार को भी गहरा सदमा दिया है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट के पास हुए हमले में गोपालगंज के शिप इंजीनियर रोहन कुमार की मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत ने ईरान के समक्ष कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया। आइए समझते हैं कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल यह स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात स्थित हैं। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे रणनीतिक समुद्री चोक पॉइंट माना जाता है। चोक पॉइंट मतलब यानी एक ऐसा सकरा समुद्री मार्ग जिसके बिना बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार संभव नहीं हो। वर्तमान में दुनिया के लगभग 20% से ज्यादा तेल आपूर्ति इसी मार्ग से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं दुनिया के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स की जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मलक्का स्ट्रेट। यह मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है तथा हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और आगे प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसी वजह से यह एशिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग माना जाता है। विशेष रूप से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के तेल आयात के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। साथ ही भारत के लिए भी यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके नजदीक स्थित है। इसके बाद आता है बाबल मानदेव स्ट्रेट। यह यमन और जिबूती इरिट्रिया के बीच स्थित है तथा लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। दरअसल एशिया और यूरोप के बीच स्वेज नहर से होने वाला अधिकांश समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसी कारण इसे वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा मानते हैं। वहीं जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अंत में पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है और भारत के लिए क्षेत्रीय और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार सरकार को निवेश और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 के दौरान टेक्सटाइल क्षेत्र की 16 अग्रणी कंपनियों ने बिहार में 1476 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अनुमान है कि इस निवेश से राज्य में 40,500 से अधिक रोजगार के नए अवसर बनेंगे। लेकिन इससे पहले समझना जरूरी है कि भारत टेक्स 2026 आखिर है क्या। देखिए, भारत टेक्स भारत का सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल और परिधान व्यापार मेला है। इसका तीसरा संस्करण 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। यह आयोजन प्रधानमंत्री के 5F विजन यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन से प्रेरित है। इसका उद्देश्य भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ते हुए निर्यात, निवेश और नई तकनीकों को बढ़ावा देना है। 130 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ यह विश्व के सबसे बड़े टेक्सटाइल आयोजनों में से एक है। इस आयोजन की एक और खास बात राज्यों की सक्रिय भागीदारी रही। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु को स्पॉन्सर स्टेट के रूप में शामिल किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने
एग्जीबिटर स्टेट के रूप में अपने टेक्सटाइल इकोसिस्टम, निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यानी बिहार केवल एक सहभागी राज्य नहीं बल्कि इस वैश्विक आयोजन का स्पॉन्सर स्टेट भी रहा, जो राज्य की बढ़ती औद्योगिक पहचान को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि बिहार के लिए ये इन्वेस्टमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। दरअसल टेक्सटाइल उद्योग एक श्रम प्रधान उद्योग है, यानी अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश में भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। यही कारण है कि बिहार जैसे युवा आबादी वाले राज्य के लिए यह क्षेत्र औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है। इधर गंगा नदी की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पटना के एनआईटी घाट पर ब्लू इकोसिस्टम परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह पहल वैज्ञानिक और जैविक तकनीकों के जरिए गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का प्रयास है। खास बात यह है कि बिहार में अपनी तरह की यह पहली परियोजना मानी जा रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस परियोजना को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ब्लू स्ट्रीम। इसके तहत गंगा में मिलने वाले छोटे छोटे नालों के प्रदूषित पानी का इन सिटू बायो रेमेडिएशन किया जाएगा, यानी उसी स्थान पर जैविक उपचार किया जाएगा ताकि प्रदूषित जल सीधे गंगा में न पहुंचे। दूसरा है ब्लू कंपोस्ट। इसमें मंदिरों से निकलने वाले फूलों और अन्य जैविक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से कंपोस्ट में बदलकर उपयोगी खाद तैयार की जाएगी। और तीसरा है ब्लू क्लीन। इस घटक के अंतर्गत घाटों के आसपास दुर्गंध, मक्खियों और मच्छरों को रासायनिक पदार्थों के बजाय जैविक तरीकों से नियंत्रित किया जाएगा, जिससे घाटों का वातावरण ज्यादा स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बन सके। चलिए अब गंगा नदी को बिहार के भूगोल से जोड़कर देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर स्थित गोमुख से होता है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के बक्सर जिले के चौसा के नजदीक राज्य में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा की कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है और यह 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार और भागलपुर से होकर गुजरती है। इनमें पटना जिले में गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा लगभग 99 किलोमीटर है। दोस्तों, गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि बिहार की जैव विविधता की भी जीवन रेखा है। भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक फैला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य 1991 में स्थापित किया गया था। यह भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है जो देश के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह परियोजना नमामि गंगे मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप नदी प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां लगभग 1600 सालों से आज भी नियमित पूजा अर्चना होती है, जिसकी अष्टकोणीय वास्तुकला पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखती है और जिसे बिहार की सांस्कृतिक विरासत का गौरव मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैमूर जिले के प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की, जो इन दिनों एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले को लेकर चर्चा में है। दरअसल बिहार पर्यटन विभाग ने मंदिर परिसर में नवनिर्मित धर्मशाला का संचालन और रखरखाव मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति कैमूर को सौंपने का निर्णय लिया। मकसद है श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके और स्थानीय स्तर पर इसका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो। अब समझिए कि यह मंदिर इतना विशेष क्यों माना जाता है। यह मंदिर भगवानपुर प्रखंड स्थित पवरा पहाड़ी पर बना है, लगभग 608 फीट की ऊंचाई पर निर्मित है। साथ ही यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन जीवंत हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ से प्राप्त 389 ईस्वी के अभिलेख इसकी प्राचीनता का प्रमाण देते हैं, जबकि पर्यटन विभाग इसकी स्थापना लगभग 108 ईस्वी के आसपास मानता है। यानी इसके सही निर्माण काल को लेकर आज भी मतभेद है। पूरी तरह पत्थरों से निर्मित यह मंदिर अपनी अष्टकोणीय संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह विशेषता भारत के मंदिर स्थापत्य में बेहद दुर्लभ मानी जाती है। वहीं गर्भगृह में मां मुंडेश्वरी विराजमान है। यहाँ चतुर्मुख शिवलिंग की स्थापना की गई है। यह शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रचलित रक्तहीन बलि की परंपरा इस देश के अन्य मंदिरों से इसे अलग बनाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने 1915 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया था और यह प्राचीन स्मारक अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। इसे अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास जारी हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं अपना खास सेगमेंट पर्सन ऑफ द वीक। दोस्तों, कल्पना करिए एक ऐसे नेता की जो दो बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों ही बार सिर्फ 13 दिनों के लिए। इन्होंने कभी सत्ता की महत्वाकांक्षा नहीं पाली
और तो और अपने जीवन के अंतिम दिन किराए के मकान में इतनी सादगी से गुजारे कि एक अखबार को लिखना पड़ा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। आज के पर्सन ऑफ द वीक में बात करते हैं भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की, जिनका जन्म 4 जुलाई 1898 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। उन्होंने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। कला में स्नातकोत्तर और कानून में स्नातक। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मजदूर की समस्याओं पर शोध छात्र रहे और फिर 1921 में मुंबई के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। लेकिन जल्द ही महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। वे 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, 1932 में सत्याग्रह के दौरान जेल गए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होकर 1944 तक जेल में रहे। दोस्तों, आज़ादी के बाद गुलजारी लाल नंदा ने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। वे मुंबई विधानसभा के सदस्य रहे, फिर 1952 और 1957 में लोकसभा पहुंचे और केंद्र में योजना, सिंचाई, ऊर्जा तथा श्रम मंत्री जैसे पद भी संभाले। 1950 में जब योजना आयोग का गठन हुआ तब गुलजारी लाल नंदा को इसका पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको बता दें, देश की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी। आगे के सालों में यानी 1963 से 1966 तक वे केंद्रीय गृह मंत्री रहे। उन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व निभाया। पहली बार 27 मई से 9 जून 1964 तक नेहरू जी के निधन के बाद और दूसरी बार 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक शास्त्री जी के ताशकंद में निधन के बाद। दोनों ही बार उन्होंने बेहद शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित किया। नंदा जी की सादगी की मिसालें आज भी सुनाई देती हैं। लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री और 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने कभी अपना घर नहीं बनवाया। स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मिलने वाली 500 रुपए की पेंशन भी उन्होंने पहले ठुकरा दी, ये कहते हुए कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने पेंशन के लिए नहीं लड़ी थी। हालांकि बाद में दोस्तों के समझाने पर उन्होंने किराया चुकाने के लिए पेंशन स्वीकार किया। वे एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी और फॉर अ मोरल रिवॉल्यूशन जैसी कई किताबें लिखी। उनके सार्वजनिक जीवन के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया, फिर 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से। 15 जनवरी 1998 को 100 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में उनका निधन हुआ। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को भारत हमेशा उस नेता के रूप में याद करेगा जिसने 2 बार संकट की घड़ी में देश को स्थिर नेतृत्व दिया, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया और आजीवन ईमानदारी और सादगी की मिसाल कायम रखी। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के क्विक न्यूज में क्या है खास। सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी आधुनिक शिक्षा की गुणवत्ता। राज्य सरकार ने अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, ICT लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दरअसल सरस्वती विद्या निकेतन राज्य सरकार की पहल है, जिसके तहत सरकारी विद्यालयों को आधुनिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था से सुसज्जित कर आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाता है। 32 वर्ष बाद बिहार की पंचायत व्यवस्था में बदलाव आएगा। राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों, वार्डों और जिला परिषद क्षेत्रों के लिए नए परिसीमन को मंजूरी दी है। इसके बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 8053 से बढ़कर लगभग 12500 हो जाएगी। साथ ही वार्डों और जिला परिषद सदस्यों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। परिसीमन के साथ आरक्षण चक्र भी बदलेगा, जिससे महिला और आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व नए सिरे से निर्धारित होगा। ध्यान दीजिए, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण ही परिसीमन कहलाता है। बिहार में पंचायतों का यह पहला परिसीमन 1994 के बाद हो रहा है और आगामी पंचायत चुनाव इसी नई व्यवस्था के आधार पर कराए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री सहायता कोष के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की महंगी और जटिल सर्जरी भी निःशुल्क कराई जा सके। साथ ही इमरजेंसी सेवाओं के विस्तार, बेड क्षमता बढ़ाने, आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने और रियल टाइम बेड ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। अब समझिए आयुष्मान भारत योजना क्या है। यह केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री सहायता कोष गंभीर और महंगे इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। बिहार सरकार पर्यटक पुलिस के गठन की तैयारी में है, जिसके लिए पर्यटन विभाग गृह विभाग के साथ समन्वय कर रहा है। दरअसल यह एक विशेष पुलिस इकाई होती है
जिसका उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना तथा पर्यटन स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। इसी क्रम में सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में सीता जन्मस्थली के समग्र विकास का कार्य दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखें, 2025 में बिहार में 6.62 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे थे, जो राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के तेजी से विस्तार को दिखाता है। बिहार सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किए गए पानी का उपयोग उद्योग, सिंचाई, निर्माण कार्य, बागवानी तथा अन्य गैर पेय कार्यों में होगा, ताकि भूजल पर निर्भरता कम हो, जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और शहरी जल प्रबंधन अधिक टिकाऊ बन सके। याद रखें, एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घरेलू सीवेज के शोधन के लिए स्थापित किया जाता है, जबकि ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल और शोधन के लिए उपयोग किया जाता है। इधर फरवरी 2022 से लोकायुक्त का पद रिक्त रहने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकायुक्त राज्य स्तर पर गठित एक वैधानिक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है, जो मुख्यमंत्री, कुछ राज्यों में हालांकि उपवाद भी होते हैं इसके, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों की जांच करती है। बिहार में लोकायुक्त की स्थापना बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011 के तहत की गई थी। याद रखें, केंद्र स्तर पर इसी प्रकार की संस्था लोकपाल कहलाती है, जबकि राज्यों में इसे लोकायुक्त कहते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है मेंस का। बिहार वित्त संशोधित नियमावली 2024 के तहत हाल ही में स्वीकृत 4 रैपिड रेल परियोजनाएं राज्य के सतत शहरी विकास और परिवहन ढांचे को कैसे आधुनिक बनाएंगी? हब एंड स्पोक मॉडल के विशेष संदर्भ में चर्चा करें 8 अंक के लिए। आइए अब जल्दी से देखते हैं प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, बिहार में शुरू होने वाली रैपिड रेल आरआरटीएस परियोजना के तहत मुख्य केंद्र हब के रूप में किस शहर को चुना गया है, जहां से चारों दिशाओं के लिए ट्रेनें चलेंगी? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया जी या फिर ऑप्शन ई? अगला प्रश्न है, बिहार कैबिनेट के हालिया फैसले के अनुसार पहले से मनरेगा के तहत गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी यानी सोशल ऑडिट सोसाइटी को अब किस नए अधिनियम के तहत भी ऑथराइज किया गया है? विकसित बिहार अधिनियम 2024, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025, बिहार पंचायती राज कानून 2026, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2025 या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान आर्थिक मदद के रूप में प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये? ऑप्शन ई है प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी की जनवरी से मार्च 2026 तिमाही डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पूरे देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल प्रदर्शन में पहले स्थान पर रहा? बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, जलकुंभी शिल्प विकास परियोजना के पहले चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार के किन 2 जिलों का चयन किया गया है? सहरसा और वैशाली, पटना और दरभंगा, पूर्णिया और बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और गया जी या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, भागलपुर में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने को मंजूरी दी गई है। यह ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भागलपुर जिले के किस विशेष स्थान के निकट स्थित है? कहलगांव, सुल्तानगंज, नवगछिया, नाथनगर या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, हॉर्मुज स्ट्रेट जो हाल ही में पश्चिम एशिया में तनाव के कारण चर्चा में रहा, किन 2 प्रमुख जल निकायों यानी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से, हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 वैश्विक टेक्सटाइल मेले में बिहार को किस रूप में शामिल किया गया था? एग्जिबिटर स्टेट, पार्टनर स्टेट, स्पॉन्सर स्टेट, फोकस स्टेट या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए शुरू की गई ब्लू इकोसिस्टम परियोजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है सुल्तानगंज घाट, भागलपुर, एनआईटी घाट, पटना, त्रिवेणी घाट, बक्सर, कोनहारा घाट, वैशाली या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। और अगला प्रश्न है, बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर जो भारत के सबसे प्राचीन जीवंत हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है, अपनी किस विशिष्ट वास्तुकला या संरचना के लिए प्रसिद्ध है? वर्गाकार संरचना, अष्टकोणीय संरचना, वृत्ताकार संरचना,
आयताकार संरचना या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। तो आज बिहार न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करने के लिए फॉलो कीजिए अमृत उपाध्याय 007 या फिर एवटेरिया का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां इन दोनों जगहों पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहले जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब अब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।